हेलो दोस्तों, विजन आरएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है और मैं मोहनलाल यादव आपके लिए भारतीय इतिहास के बारे में आज अपन बात करेंगे। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं इतिहास की। यदि बात करें इतिहास की डेफिनेशन की कि इतिहास किसे कहा जाता है, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि वर्तमान समय से पहले जो भी घटनाएं बीत चुकी हैं, उन बीती हुई घटनाओं का यदि क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। अर्थात वर्तमान से पहले जो भी घटनाएं बीत गई हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। अब बात करते हैं अपनी इतिहास का जनक कि इतिहास का जनक कौन था। तो याद रखना, इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। किसको माना जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। लेकिन इसके साथ आपके लिए दो क्वेश्चन और बन चुके हैं। जैसे अपन ये तो सिंपल याद किया कि इतिहास का जनक कौन था? हेरोडोटस था। लेकिन भारतीय इतिहास का जनक, भारतीय इतिहास का जनक वेदव्यास भारतीय इतिहास का जनक कहलाता है। फिर आगे आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान इतिहास का जनक। यदि राजस्थान इतिहास के जनक की बात करें तो यह था कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास का जनक माना जाता है। यानी आपके लिए यहां पर तीन लाइनें हैं, तीनों ही इंपोर्टेंट है। पहला है इतिहास का जनक हेरोडोटस, दूसरा है भारतीय इतिहास का जनक वेदव्यास और राजस्थान इतिहास का जनक कौन था? कर्नल जेम्स टोड। तीन इतिहासकार आपके सामने हैं बोर्ड पर, और तीनों इतिहासकारों के बारे में यदि बात करें तो तीनों ने महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की थी। जैसे पहले बात करें हेरोडोटस, हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम हिस्टोरिका था। वेदव्यास ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था महाभारत, और कर्नल जेम्स टोड ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। यानी ये तो आपके लिए सिंपल लाइनें थी कि इतिहास का जनक या भारतीय इतिहास का जनक या राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। अब अपना टॉपिक चलेगा भारतीय इतिहास। देखो, भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास को सिंपली तीन भागों में बांटा है। सामान्य रूप से कितने भागों में बांट दिया? तीन भागों में बांट दिया। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। तो भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा? तीन भागों में बांटा। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। अब अपन टॉपिक लेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, और मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में बात करें तो इसको दो भागों में बांट दिया अपन ने। कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। ये दो अपने टॉपिक है, इनको अपन बाद में अगली क्लासों में पढ़ेंगे। पहले अपन बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। तो इसको अपन ने दो भागों में बांटा। वैसे देखा जाए तो इसको तीन भागों में भी बांटा जाता है। तो पहले अपन तीनों भाग देख लेते हैं। पहला है विदेशी आक्रमणकारी, दूसरा पार्ट है अपना दिल्ली सल्तनत, और तीसरा पार्ट है अपना मुगल वंश। ये तीन भाग हो गए, विदेशी आक्रमणकारी, दिल्ली सल्तनत और तीसरा हो गया मुगल वंश। आज अपन बात करेंगे किसके बारे में? मुगल वंश के बारे में। तो आज का अपना टॉपिक होगा कौन सा? मुगल वंश। और मुगल वंश की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि 1526 से लेकर 1707 का काल मुगल वंश के काल के नाम से जाना गया। तो आज का अपना टॉपिक है मुगल काल या मुगल वंश। या तो इसको कॉपीराइट कर लो या इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है मुगल काल। पंद्रह सौ छब्बीस ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। देखो, मुगल काल की बात करने से पहले अपन बात करेंगे कि भारत में जो काल चल रहा था वो था दिल्ली सल्तनत का।
कौन सा काल चल रहा था? दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक चलाई। और 1526 ईस्वी में जो वंश आया वो मुगल वंश, या कौन सा काल आया? मुगल काल। और मुगल वंश का पहला शासक था बाबर। 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक। आज अपन बात करेंगे पहले बाबर की जीवनी के बारे में, और उसके बाद में अपन बात करेंगे कि बाबर ने भारत में कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध जीते। सबसे पहले बात करें अपन बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ। कहां पर? फरगना में। तो याद रखना, बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी, कहां? फरगना में इसका जन्म हुआ। पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। यानी बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ। पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और माता का नाम क्या था? कुतलुग निगार खानम। इतिहासकारों ने बताया कि बाबर के साथ दो सफल योद्धाओं का नाम जोड़ा गया है, जैसे तैमूर लंग और चंगेज खां। ये दोनों ही विदेशी आक्रमणकारी थे और दोनों का समीकरण बाबर के साथ जोड़ा गया। कैसे? ऐसे कहा गया है कि बाबर पितृपक्ष से तैमूर लंग का 5वां वंशज था। कौन सा वंशज था? 5वां। तो याद रखना कि बाबर पितृपक्ष की तरफ से तैमूर लंग का 5वां वंशज था। और यदि मातृपक्ष की बात करें तो बाबर मातृपक्ष की तरफ से चंगेज खां का 14वां वंशज था। तो दोनों का समीकरण किसके साथ जोड़ा गया है? बाबर के साथ। इनमें इतिहासकारों ने यहां पर इस बात की ओर इशारा किया है कि बाबर के खून में तैमूर लंग और चंगेज खां जैसे योद्धाओं के खून का मिश्रण पाया जाता है, और दोनों ही ये सफल योद्धा थे। इनमें से यहां पर यह बताने की कोशिश की गई है कि बाबर भी एक सफल योद्धा था। 1494 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई कि बाबर के पिता का देहांत हो गया। यानी 1494 ईस्वी में उमर शेख मिर्जा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसी के साथ बाबर के जीवन काल को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। तो याद रखना, 1494 ईस्वी में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु होने के बाद बाबर के जीवन को 3 भागों में बांटा गया। और वो 3 भाग कौन से थे? देखो, 1494 ईस्वी के बाद बाबर के जीवन को 3 भागों में बांटा गया था। पहला था फरगना का शासक, फिर ये बना काबुल का शासक, और फिर बना भारत का बादशाह। फरगना के शासक की बात करें तो 1494 ईस्वी में बना, 1502 ईस्वी तक यहां का शासक रहा है। काबुल पर अधिकार किया 1504 ईस्वी में, और 1526 ईस्वी तक यहां का शासक रहा। और 1526 ईस्वी में यह भारत का बादशाह बना और 1530 ईस्वी तक रहा। तो इस प्रकार बाबर के जीवन काल को अपन ने 3 भागों में बांटा: फरगना का शासक, काबुल का शासक और भारत का बादशाह। यदि अपन तीनों की बात करते हैं तो पहला आता है फरगना का शासक। कब बना? 1494 ईस्वी में। और जैसे ये फरगना का शासक बना, यहां पर बाबर का एक मुख्य प्रतिद्वंदी था, और वह कौन था? शेबानी खां उज़्बेक। यानी शेबानी खां उज़्बेक और बाबर के मध्य फरगना को लेकर क्या चल रहा था? प्रतिद्वंद चल रहा था। शेबानी खां फरगना पर अधिकार करना चाहता था और बाबर को फरगना पैतृक रूप में मिला था। इसीलिए क्या हुआ कि 1502 ईस्वी में बाबर और शेबानी खां के मध्य एक युद्ध हुआ, और युद्ध का नाम था सराय पुल का युद्ध।
यदि अपन बात करें सरायपुल के युद्ध की, तो युद्ध लड़ा गया 1502 ईस्वी में किस किस के मध्य? बाबर वर्सेज सेवानी खां उज़्बेक। इस युद्ध में क्या हुआ? सेबानी खां उज़्बेक की विजय हुई और बाबर को पराजित होना पड़ा। जैसे ही बाबर सरायपुल के युद्ध में पराजित हुआ तो सेबानी खां ने क्या किया? बाबर को फरगना से निष्कासित कर दिया। और इसको फरगना से निष्कासित किया तो ये 1502 ईस्वी से लेकर 1504 ईस्वी तक इधर उधर भटकता रहा। जब ये 2 वर्षों तक इधर उधर भटकता रहा तो 1504 ईस्वी में इसने काबुल पर अधिकार कर लिया और कहां का शासक बन गया? काबुल का शासक बन गया। जब काबुल का शासक बना तो बाबर ने क्या किया कि अपनी प्रसिद्धि करने के लिए इन्होंने एक महत्वपूर्ण डिसीजन, एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। और वह निर्णय लिया कब? 1507 ईस्वी में। याद रखना ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 1507 ईस्वी में। और इस 1507 ईस्वी में बाबर ने क्या निर्णय लिया कि इनके जो पूर्वज थे वह एक उपाधि लगाते थे मिर्जा की। जैसे आपने पहले देखा होगा इसके पिता का नाम भी उमर शेख मिर्जा था, वैसे ही बाबर और उसके पूर्वज मिर्जा की उपाधि लगाते थे। तो इन्होंने क्या किया? 1507 ईस्वी में मिर्जा की उपाधि का त्याग कर दिया और यह उपाधि इन्होंने हटाकर कौन सी उपाधि धारण की? बादशाह की उपाधि। यानी यह मिर्जा की उपाधि के साथ कौन सी उपाधि लगाने लगे? बादशाह की उपाधि धारण की। और बादशाह की उपाधि कब धारण की इसने? 1507 ईस्वी में। इसी के साथ इस समय क्या था कि जब ये काबुल था, ये छोटा सा परगना था और बाबर इस छोटे से परगने से संतुष्ट नहीं था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। और यही कारण था कि इस समय जो काल चल रहा था भारत में, वो चल रहा था दिल्ली सल्तनत का। मैंने आपको बताया था दिल्ली सल्तनत का काल था 1206 से लेकर 1526 ईस्वी। और बाबर के काल में जो वंश था दिल्ली में वो था लोधी वंश। और लोधी वंश का शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। अपन यहां पे बात करेंगे दूसरे फैक्टर की, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का काल मैंने 1206 से 1526 ईस्वी बताया। और अपन बात करेंगे लोधी वंश की। लोधी वंश का शासक था इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी इस समय दिल्ली का क्या था? बादशाह था। ऐसे कहते हैं कि इब्राहिम लोधी की कठोर नीतियों से यहां की जनता और प्रशासक वर्ग क्या था? असंतुष्ट था। और यही कारण था कि यहां का प्रशासक वर्ग और जनता इब्राहिम लोधी को दिल्ली की गद्दी से हटाना चाहती थी। ऐसे कहते हैं कि इब्राहिम लोधी के दरबार से 2 व्यक्तियों ने बाबर के पास निमंत्रण भेजा था कि आप भारत पर आक्रमण करो। वो 2 व्यक्ति कौन थे? एक का नाम था दौलत खां और दूसरे का नाम था आलम खां। दौलत खां और आलम खां 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने काबुल के शासक बाबर के पास निमंत्रण भेजा कि आप भारत पर यानी इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करो, हम आपकी सहायता करेंगे और आप भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लो। और इन दोनों के निमंत्रण से ही प्रेरित होकर बाबर ने क्या किया कि भारत पर 5 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार। यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो। क्या कंफ्यूज होते हो? कि जैसे क्वेश्चन आ जाए कि बाबर ने भारत में कितने महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, तो याद रखना कितने महत्वपूर्ण युद्ध लड़े? तो 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे बाबर ने भारत में। लेकिन यहां के बादशाह बनने से पहले बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो आपको याद रखना है कि बादशाह बनने से पहले बाबर ने 5 बार भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। इसको कॉपीराइट कर लो या फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैंने आपको बताया था कि आलम खां और दौलत खां लोधी के निमंत्रण के बाद बाबर ने भारत का बादशाह बनने से पहले कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किया। अब कई बार यहां से आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है कि बाबर का भारत पर पहला आक्रमण कब और कहां पर था? तो याद रखना बाबर ने अपना पहला आक्रमण किया था 1519 ईस्वी में। और 1519 ईस्वी में इसने आक्रमण किया कहां पर? पंजाब पर। ऐसे कहते हैं कि इस समय पंजाब में 2 स्थान था, बाजौर और भेरा। इन दोनों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। लेकिन इतिहासकारों का मानना था कि
बुल में विद्रोह हो जाने के कारण बाबर को वापस काबुल लौटना पड़ा। लेकिन इस आक्रमण के साथ आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जुड़ गया। पहला क्वेश्चन क्या था यहां से जुड़ने का, कि पहली बार भारत में बारूद का प्रयोग, जिसको आप कह सकते हो तोपखाना, बाबर ने भारत में पहली बार बारूद या तोपखाने का प्रयोग कहां पर और कब किया? तो याद रखना, बाबर ने पहली बार बारूद या तोपखाने का प्रयोग 1519 ईस्वी में कहां पर? पंजाब के आक्रमण के समय किया था। इसी क्रम में बाबर ने दूसरा, तीसरा और चौथा आक्रमण किया। बाबर का चौथा आक्रमण था 1524 ईस्वी में लाहौर और दीपालपुर पर। ऐसे कहते हैं कि बाबर के ये चारों आक्रमण असफल रहे थे। जब चारों आक्रमण असफल रहे, यानी यह भारत में अपनी स्थायी सत्ता स्थापित नहीं कर पाया था चारों आक्रमणों के दौरान, इसीलिए इसने अपना पांचवा और महत्वपूर्ण आक्रमण किया था। कहां? दिल्ली पर। और जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो मैंने आपको भी बताया था कि इस समय दिल्ली का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी और बाबर की दोनों की सेनाएं क्या हुई? आमने सामने हुई। कहां? पानीपत के मैदान में। और युद्ध लड़ा गया, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो याद रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। कब? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। तो याद रखना, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। किस किस के मध्य? बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जब युद्ध लड़ा गया तो इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। और बाबर की विजय होने के साथ ही एक युग परिवर्तन घटना हुई। इनमें से दिल्ली सल्तनत के साथ साथ लोधी वंश का क्या हो गया? पतन हो गया। और एक नए वंश की नींव रखी गई। और वह नया वंश कौन सा था? मुगल वंश। यानी पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में बाबर दिल्ली का बादशाह बन गया। और दिल्ली का बादशाह बनने के बाद इन्होंने मुगल वंश की नींव रखी। लेकिन इसके साथ ही आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जुड़ता है कि भारत का बादशाह बनने के बाद जब बाबर काबुल गया तो वहां पर उन्होंने काबुल के प्रत्येक नागरिक को एक चांदी का सिक्का, एक चांदी का सिक्का बांटा। इसीलिए बाबर ने एक उपाधि धारण की थी। और वह उपाधि थी कौन सी? कलंदर की उपाधि। और कलंदर का अर्थ इतिहासकारों ने बताया, सिक्के बांटने वाला शासक। तो याद रखना, कलंदर किसकी उपाधि थी? बाबर की उपाधि थी। और कलंदर का अर्थ क्या बताया? सिक्के बांटने वाला शासक। ये बाबर के जीवन काल की दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी। अब अपन बात करते हैं तीसरा पार्ट। और तीसरा पार्ट कौन सा था? भारत का बादशाह। तो अपन बात करेंगे तीसरे पार्ट की, भारत का बादशाह। बाबर के जीवन की तीसरी घटना के या तीसरे भाग के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था भारत का बादशाह। और भारत का बादशाह रहा ये 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक, यानी 4 वर्षों तक ये भारत का बादशाह रहा। इनमें 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में इसने जैसे ही मुगल वंश की नींव रखी तो पहला सिंपल क्वेश्चन आपके लिए बन गया कि बाबर को मुगल वंश का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। लेकिन इसके बाद बाबर ने भारत में जो युद्ध लड़े वो 3 महत्वपूर्ण युद्ध थे। और 3 महत्वपूर्ण युद्धों की बात करें तो बाबर के सामने यहां मुख्य प्रतिद्वंदी था मेवाड़ का शासक। और इस समय मेवाड़ का शासक था राणा सांगा। देखो, राणा सांगा के शासनकाल की बात करें तो 1509 ईस्वी से लेकर 1527 ईस्वी तक राणा सांगा मेवाड़ का शासक रहा था। एडमिस किसके समकालीन रहा? ये बाबर के समकालीन रहा। बाबर ने अपनी आत्मकथा में एक बात का उल्लेख किया था। मैंने यहां पे एक बात बताई थी कि इब्राहिम लोदी के दरबार से 2 व्यक्तियों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन इसकी आत्मकथा थी बाबरनामा, जिसका दूसरा नाम था तुजुके बाबरी।
इसमें बाबर ने एक बात का उल्लेख किया था कि उन दो व्यक्तियों के अलावा तीसरा व्यक्ति राणा सांगा था जिसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। और यही कारण था कि इसने आमंत्रित किया, तब वचन दिया था कि बाबर जब भारत पर आक्रमण करेगा तो राणा सांगा उसकी सहायता करेगा। लेकिन पानीपत के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की कोई सहायता नहीं की। इडमिस बाबर ने आरोप लगाया कि राणा सांगा ने मेरे साथ वचन भंग किया है, और यही कारण था कि राणा सांगा और बाबर के मध्य दो युद्ध लड़े गए। कितने युद्ध लड़े गए? दो युद्ध लड़े गए। एक तो सिंपली युद्ध था बयाना का युद्ध। देखो ये राजस्थान के दृष्टिकोण से तो इंपॉर्टेंट है कि बयाना का युद्ध कब हुआ? 16 फरवरी 1527 ईस्वी को बाबर वर्सेज राणा सांगा। युद्ध में विजय किसकी हुई? राणा सांगा की विजय हुई, और बाबर की सेना क्या हो जाती है? पराजित हो जाती है। इडमिस यह पहला और अंतिम युद्ध था जिसमें बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की क्या हुई थी? विजय हुई थी। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध था उसका नाम है खानवा का युद्ध। अपन यहां पे बात करेंगे खानवा के युद्ध की, जो 17 मार्च 1527 को लड़ा गया। कब लड़ा गया? 17 मार्च 1527 ईस्वी को। बोर्ड के सामने वो आप कॉपीराइट कर लो, अपने रजिस्टर में लिख लो। देखो अपन बात कर रहे थे खानवा के युद्ध की। 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर वर्सेस राणा सांगा। खानवा का यदि मैदान देखें तो कहां पर है? भरतपुर में। दोनों सेनाएं खानवा के मैदान में आमने सामने थी, लेकिन बयाना के युद्ध की पराजय के बाद बाबर की सेना राणा सांगा के साथ युद्ध करना नहीं चाहती थी। यानी बाबर की सेना इतनी भयभीत हो चुकी थी कि वह राणा सांगा के साथ युद्ध करने से मना करने लग गई। यही कारण था कि बाबर ने युद्ध से पहले कुछ घोषणाएं की थी। तो अपन बात करेंगे बाबर की घोषणाएं कि युद्ध से पहले बाबर ने कौन कौन सी घोषणाएं की। पहली घोषणा, जिहाद का नारा दिया। बाबर ने अपनी सेना को संबोधित करते हुए इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया, और जिहाद का नारा देकर इस युद्ध को धर्म युद्ध घोषित कर दिया। यानी प्रत्येक सैनिक को यह एहसास दिलाया कि यदि आप खानवा का युद्ध लड़ते हो तो आप इस्लाम के लिए युद्ध कर रहे हो। यही कारण था कि सेना में पुनः जोश आ गया। दूसरी घोषणा, तगमा नामक कर हटा दिया। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कुछ इतिहासकारों ने बताया कि एक व्यापारिक कर था जिसको आप चुंगी भी कह सकते हो, और यह सैनिकों से लिया जाता था, वह कर बाबर ने हटा दिया। कुछ इतिहासकारों ने बताया कि सैनिकों से लिया जाने वाला कर था जिसका नाम था तगमा। बाबर ने घोषणा की कि इस युद्ध के बाद में किसी भी सैनिक से तगमा कर नहीं लिया जाएगा। तीसरी घोषणा, तुलुगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। तो याद रखना कि बाबर ने भारत में पहली बार तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग कौन से युद्ध में किया था? खानवा के युद्ध में। लेकिन आपके लिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबर ने यह युद्ध पद्धति किनसे सीखी? तो याद रखना, उज्बेक जाति के लोगों से बाबर ने यह पद्धति सीखी थी। कौन सी जाति के? उज्बेक जाति के लोगों से बाबर ने कौन सी युद्ध पद्धति सीखी थी? तुलुगमा युद्ध पद्धति सीखी थी। 4 नंबर की घोषणा कि बाबर ने यहां पर शपथ ली कि आज के बाद न शराब पीऊंगा और न ही शराब की दावतों में भाग लूंगा। तो याद रखना, न शराब पीना और न ही शराब की दावतों में भाग लेने की शपथ बाबर ने ली थी। और इसी के साथ बाबर ने शराब पीने के जितने भी सोने चांदी के बर्तन थे उनको फकीरों में बंटवा दिया था। 5 नंबर की घोषणा, याद रखना, 5 नंबर की घोषणा बाबर ने युद्ध के बाद की थी। और युद्ध के बाद बाबर ने एक उपाधि धारण की थी, और उपाधि का नाम था गाजी की उपाधि। देखो बाबर की ये दूसरी उपाधि हो गई। पहली उपाधि मैंने आपको बताई थी कलंदर, और कलंदर का अर्थ मैंने यहां पे बताया था सिक्के बांटने वाला शासक। यहां पर दूसरी उपाधि धारण की खानवा के युद्ध के बाद, और उपाधि का नाम था गाजी, और गाजी का अर्थ होता है गैर मुसलमानों का वध करने वाला।
तो याद रखना, गाजी की उपाधि धारण की युद्ध के बाद, और गाजी का अर्थ क्या हुआ, गैर मुसलमानों का वध करने वाला। युद्ध से पहले राणा सांगा ने एक महत्वपूर्ण परंपरा अपनाई, और सांगा के द्वारा जो परंपरा अपनाई गई थी वो थी पाती फेरवन की परंपरा। पाती फेरवन की परंपरा के बारे में यदि बात करें तो ऐसे कहते हैं कि राणा सांगा ने राजपूताना के सभी शासकों के पास निमंत्रण भेजा कि आप मेरी ओर से युद्ध में भाग लो, और यह अंतिम युद्ध था जिसमें राजपूताना यानी राजस्थान के सभी शासक राणा सांगा के साथ युद्ध में भाग लिए थे। इतिहासकारों का मानना था कि युद्ध में 7 राजा, 9 राव और 104 सामंतों ने भाग लिया था। तो याद रखना, 7 राजा, 9 राव और 104 सामंतों ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से भाग लिया था। यदि युद्ध के परिणाम की बात करें तो याद रखना कि युद्ध में किसकी विजय होती है, बाबर की विजय होती है। तो याद रखना, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को, और विजय किसकी हुई, बाबर की। लेकिन इस समय एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। घटना क्या कि इस युद्ध में जो 7 राजा, 9 राव और 104 सामंतों ने भाग लिया था, उसमें चंदेरी का एक शासक था, और चंदेरी के शासक का नाम था मेदिनी राय। इस मेदिनी राय ने राणा सांगा का साथ दिया था, और यही कारण था कि युद्ध के बाद बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय को सबक सिखाने के लिए चंदेरी पर आक्रमण कर दिया, और बाबर ने भारत में तीसरा युद्ध लड़ा, और वह युद्ध कौन सा था, चंदेरी का युद्ध। आगे अपन बात करेंगे चंदेरी के युद्ध के बारे में। देखो, बात करें अपन चंदेरी के युद्ध के बारे में तो तीसरा युद्ध था चंदेरी का युद्ध। कब लड़ा गया, 28 जनवरी 1528 ईस्वी को। तो याद रखना, चंदेरी का युद्ध बाबर ने कब लड़ा, 28 जनवरी 1528 ईस्वी को। बाबर वर्सेज मेदिनी राय। तो याद रखना, चंदेरी का युद्ध 28 जनवरी 1528 ईस्वी को, बाबर वर्सेज मेदिनी राय। मैंने कारण आपको बताया था कि इस युद्ध का कारण क्या था, कि खानवा के युद्ध में चंदेरी के शासक मेदिनी राय ने किसका साथ दिया था, राणा सांगा का, और उसी का बदला लेने के लिए बाबर ने क्या किया, चंदेरी पर आक्रमण किया। इस युद्ध में मेदिनी राय की पराजय हुई और बाबर की विजय हुई। बाबर की विजय होने के बाद अगला युद्ध लड़ा इसने, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध लड़ा 6 मई 1529 ईस्वी को। किस किस के मध्य, बाबर वर्सेज महमूद लोदी और नुसरत खां प्लस नुसरत शाह। ये कहां का शासक था, बिहार का, और ये कहां का शासक था, बंगाल का। यानी बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना और बाबर की सेना के मध्य 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा, घाघरा का, और इस युद्ध में किसकी विजय हुई, बाबर की विजय हुई। इनमें मैंने यहां पर आपको बताया कि बाबर ने भारत में 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। यदि चारों महत्वपूर्ण युद्धों को एक साथ देखते हैं तो मैंने आपको पहला युद्ध बताया था, पानीपत का प्रथम युद्ध। दूसरा था खानवा का युद्ध। तीसरा था चंदेरी का युद्ध, और 4 नंबर का था घाघरा का युद्ध। ये 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, और चारों युद्धों में किसकी विजय हुई, बाबर की विजय हुई। और 4 युद्धों में विजय होने के बाद 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई। तो याद रखना, बाबर की मृत्यु कब हुई, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। और इसे कहां दफनाया गया, आगरा में। आगरा में एक बाग था, नूरे अफगान बाग, जिसको आप आराम बाग कहते हैं। लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि बाबर का मकबरा कहां पर है।
यानी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु के बाद उसे आगरा के नूरे अफगान बाग या आराम बाग में दफनाया गया। लेकिन बाबर ने अपनी आत्मकथा में एक बात का उल्लेख किया था कि यदि मेरा मकबरा बने तो कहां पर बनाया जाए, काबुल में। और यही कारण था कि बाबर का मकबरा कहां पे बनाया गया, काबुल में। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबर का मकबरा कहां पर बनाया गया, काबुल में बनाया गया। ये बाबर के जीवन के बारे में 4 महत्वपूर्ण युद्ध हैं जिसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। देखो, अपन ने बात की थी बाबर के जीवन के युद्धों के बारे में कि बाबर ने अपने जीवन में कौन कौन से युद्ध लड़े और उनमें कौन कौन से युद्ध में उनकी विजय हुई। अब बात करते हैं बाबर की अन्य उपलब्धियां कि बाबर ने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की थी भारत के बादशाह के रूप में। पहला कार्य किया था, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी। याद रखना, मुगल वंश का पहला शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी और इसकी आत्मकथा का नाम था बाबरनामा, जिसको आप तुजुके बाबरी भी कह सकते हो। अब यहां पर आपके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी वो राजकीय भाषा कौन सी थी, फारसी थी। तो याद रखना, मुगल काल की राजकीय भाषा कौन सी थी, फारसी थी। जबकि आपके लिए क्वेश्चन ये आता है कि बाबरनामा कौन सी भाषा में लिखा हुआ था। तो याद रखना, बाबरनामा चतगाई तुर्की भाषा में लिखा हुआ था। कौन सी भाषा में लिखा हुआ था, चतगाई तुर्की भाषा में। बाबरनामा की रचना किसने की, बाबर ने अपनी आत्मकथा के रूप में की थी। लेकिन कालांतर में इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। तो याद रखना कि बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। पहला अनुवाद किया गया हुमायूं के काल में। हुमायूं के काल में 2 इतिहासकार थे जिसमें एक का नाम था जैना खां और दूसरे का नाम था पायदा खां। जैना खां और पायदा खां ने इसका फारसी में अनुवाद किया। दूसरा कार्य हुआ अकबर के काल में। ऐसे कहते हैं कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसके काल में हुआ, अकबर के काल में। और यह अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाने खान ने। अब्दुल रहीम खाने खान, कई जगह खाने खाना भी लिखा हुआ है। ऐसे कहते हैं ये इसकी उपाधि थी, इसका नाम था अब्दुल रहीम। तो याद रखना, अब्दुल रहीम खाने खान ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के काल में किया था। इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ। तो याद रखना, बाबरनामा का अंग्रेजी भाषा में जो महत्वपूर्ण अनुवाद माना जाता है, प्रमाणित अनुवाद माना जाता है, वो किया गया था श्रीमती A.S. बेवरिज के द्वारा। तो याद रखना, श्रीमती A.S. बेवरिज ने इसका कौन सी भाषा में अनुवाद किया था, अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। यह बाबर के द्वारा लिखा गया पहला ग्रंथ था। बाबर ने दूसरा ग्रंथ लिखा मुबाय्यान। ऐसे कहते हैं कि बाबर के द्वारा कुछ ग्रंथों का संग्रह किया गया और उस ग्रंथों के संग्रह को क्या नाम दिया गया, मुबाय्यान। और तीसरा ग्रंथ इसने लिखा था दीवान। तो याद रखना, बाबर के द्वारा जो तीसरा ग्रंथ लिखा गया था दीवान। तो 3 ग्रंथ हो गए। पहला था बाबर की आत्मकथा जिसका नाम था बाबरनामा, जिसको तुजुके बाबरी भी कहते हैं। कौन सी भाषा में, चतगाई तुर्की भाषा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है कि मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी, फारसी। और एकमात्र ग्रंथ, एकमात्र रचना जो चतगाई तुर्की भाषा में लिखी गई थी वो कौन सी थी, बाबरनामा। कालांतर में फारसी भाषा में इसका अनुवाद हुआ हुमायूं के काल में जैना खां और पायदा खां ने। अकबर के काल में किसने किया, अब्दुल रहीम खाने खाना ने। लेकिन क्वेश्चन आपके लिए यहां से इंपॉर्टेंट बनता है कि बाबरनामा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया, श्रीमती A.S. बेवरिज के द्वारा इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था। इसके अलावा इसने 2 ग्रंथ और लिखे, एक का नाम था मुबाय्यान और दूसरे का नाम क्या था, दीवान। तो याद रखना, बाबर के काल में 2 ग्रंथ और लिखे गए थे जिसमें एक का नाम मुबाय्यान और दूसरे का नाम क्या था, दीवान। आगे बात करें तो बाबर के काल में 2 महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण हुआ। स्थापत्य कला की दृष्टि से वैसे बाबर को अधिक समय नहीं मिला क्योंकि वह युद्धों में व्यस्त था, लेकिन इसके द्वारा 2 मस्जिद बनाई गई। पहला था पानीपत की बादशाही मस्जिद और दूसरी थी संभल की जामा मस्जिद। यानी बाबर ने 2 मस्जिदों का निर्माण किया। पहली मस्जिद थी पानीपत की कौन सी मस्जिद, बादशाही मस्जिद। दूसरी कौन सी थी, संभल की जामा मस्जिद। आगे बात करें तो ऐसे कहते हैं कि बाबर के द्वारा
यहां पर एक खेल बाबर के साथ भारत लाया गया और वह खेल था गंजीफा। तो याद रखना, गंजीफा का खेल बाबर भारत लेकर आया था। अब गंजीफा तुर्की भाषा का शब्द है। वर्तमान बात करें तो प्लेइंग कार्ड्स यानी ताश का खेल। तो याद रखना, ताश का खेल पहली बार भारत किसके द्वारा लाया गया था? बाबर के द्वारा ही लाया गया था। आगे की बात करें बाबर के जीवन काल की, तो ऐसे कहते हैं कि बाबर का एक गुरु था और बाबर के गुरु का नाम था अबेदुल्ला अहरार। तो याद रखना, बाबर अबेदुल्ला अहरार को अपना क्या मानता था? गुरु मानता था। इससे संबंधित एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि बाबर ने पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया था कब? 1519 ईस्वी में। कब किया था? 1519 ईस्वी में, जब इसने पंजाब पर आक्रमण किया, बाजोर और बेहरा के किले पर अधिकार किया। ऐसे कहा जाता है कि इस समय बाबर की सेना में दो महत्वपूर्ण तोपची थे। क्या थे? दो महत्वपूर्ण तोपची। और इनके तोपचियों की बात करें तो पहला था अली कुली और दूसरा था मुस्तफा। तो याद रखना, अली कुली और मुस्तफा बाबर की सेना के दो महत्वपूर्ण तोपची थे और अली कुली इसके तोपखाने का अध्यक्ष भी माना जाता है। तो यदि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दे दे कि बाबर के तोपखाने का अध्यक्ष कौन था? अली कुली, और इसका सहयोगी यदि देखे तो मुस्तफा था। ऐसे कहते हैं। एक शब्द और आता है, बाबर ने पानीपत के युद्ध में उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। कौन सी विधि का प्रयोग किया था? उस्मानी विधि का प्रयोग। देखो, उस्मानी विधि की बात करें तो ऐसे कहते हैं कि सबसे आगे सेना को तैनात किया जाता है, उसके पीछे बैलगाड़ियों को तैनात किया जाता है और इनके बीच में तोपखाने या तोपों को रखा जाता है और यहां पर कौन रहता है? बाबर, जो अपनी सेना को क्या करता है? कमांड करता है या आदेश देता है। इस विधि का नाम क्या था? उस्मानी विधि। और उस्मानी विधि का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने किया था। बाबर ने क्या किया कि बाबर के 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। क्या थे? 4 पुत्र और 1 पुत्री। 4 पुत्रों की बात करें तो पहला था हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदा। पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम, जिसने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखा था और इसके द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था उसका नाम था हुमायूंनामा। बाबर ने अपने बड़े पुत्र हुमायूं को भारत का बादशाह नियुक्त कर दिया था। तो अगला अपना शासक आएगा कौन? हुमायूं। अपन अगले टॉपिक या अपने अगले वीडियो में अपन किसकी बात करेंगे? हुमायूं की बात करेंगे। ये अपना पहला मुगल काल का पहला शासक था बाबर। इसके बारे में आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।